लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यानी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम हमले पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले का इंतकाम पूरा हो गया है। अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान यह बताया कि ऑपरेशन महादेव में जो 3 आतंकवादी मारे गए वो तीनों ही पहलगाम हमले में शामिल थे। आतंकियों के नाम थे सुलेमान, जिब्रान और अफगान। तीनों एक कैटेगरी के आतंकी थे जिन्हें कल ढेर कर दिया गया। तो पूरी बहस, पूरी जो चर्चा चल रही है और 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में, पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने जो हमला किया था और चुन चुन कर जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया था, उसके बाद से लगातार ये सवाल थे कि आखिर वो आतंकी गए तो कहां गए? क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लेकिन एक ऐसे वक्त जब लोकसभा में यानी पार्लियामेंट पे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा चल रही है, उस वक्त वजीर दाखिला ने यह बड़ी खबर बताई और बताया कि किस तरह से 3 आतंकी जो ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए हैं वो तीनों वही हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। तो आज इस पर खासतौर से हम चर्चा करेंगे JKLH प्राइम टाइम में, और इस चर्चा में हमारे साथ जो खास पैनलिस्ट हैं उनके नाम है रफीक राथर जो सीनियर लीडर हैं PDP के, अल्ताफ ठाकुर स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर BJP, और राजीव कौल सराफ जो मीडिया पैनलिस्ट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। तो इस वक्त हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं, राजीव जी और अल्ताफ ठाकुर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अल्ताफ ठाकुर, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो गृह मंत्री ने आज जो बड़ी खबर जो बताई, जो बड़ा ऐलान किया, एक ऐसा सवाल जो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा था, यहां तक कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए, उसके बावजूद यह सवाल जिंदा था कि आखिर वो आतंकी कहां गए जिन्होंने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था मासूमों को बैसरन घाटी में। अब जो वजीर दाखिला कह रहे हैं कि वो तीनों आतंकी मार गिराए गए। जी विशाल जी, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। सदन में आज गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 के 3 दहशतगर्द जो मुलव्वस थे बैसरन पहलगाम घाटी के अटैक में, जिसमें मासूम 26 शहरियों की जान गई, जो शहीद हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इलाका जो है, जोग्राफिया जो इसकी है बहुत ज्यादा है। आप अगर देखेंगे सोनमर्ग से लेके पहलगाम, त्राल और ये इलाका जाके कश्तवाड़ से मिलता है, बहुत ज्यादा बड़ा ये एरिया है और घने जंगलात है। क्योंकि मैं खुद भी इसी एरिया में, त्राल में रहता हूं, और ये पहलगाम से भी मिलता है और सोनमर्ग से भी मिलता है और दाचीगाम से, जहां इन खूंखार दहशतगर्दों का, जिनको जहन्नम के अंदर कल हमारी सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने पहुंचा दिया, आज देश को इंसाफ मिला है। आज उन शहीद 26 फैमिली को इंसाफ मिला है जो बैसरन अटैक में जो शहीद हुए थे। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिला, क्योंकि ये वो पापी लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद करने की साजिश थी। आज वो इंसाफ डिलीवर हो रहा है, जिसकी बार बार यहां मांग हो रही थी। लेकिन एक सवाल है, देखिए एक सवाल मैं करना चाहता हूं। देखिए, कल भी अगर आपने देखा कि कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता चिदंबरम साहब ने कल ही बयान में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर कहा था कि यह पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। आज उस चिदंबरम के मुंह पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस ने एक थप्पड़ ऐसी मारी कि पूरी कांग्रेस के गूंज उठी इस थप्पड़ से। क्योंकि आज दुनिया के साथ साथ पूरी देश ने देखा कि वो आतंकवादी जिन्होंने दुस्साहस किया था पहलगाम अटैक का, उनको जहन्नम के अंदर गाड़ दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। हम उस सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को मुबारकबाद देते हैं। आज पूरा देश उनको मुबारक देता है और हमारा मानना है आज इंसाफ हुआ और जो इंतकाम उनसे लेना था वो आज पूरा हो गया। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रफीक राथर साहब भी। आपके बहुत इस्तकबाल है रफीक राथर साहब, PDP के सीनियर लीडर हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजीव कौल सराफ, मीडिया पैनलिस्ट जम्मू कश्मीर कांग्रेस। राजीव कौल जी, एक ऐसे समय मैंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी और इस वक्त गृह मंत्री ने जो खबर दी है, ये खबर वाकई अहम है और उन तमाम परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया उस 22 अप्रैल के हमले में।
आप इस खबर को किस तरह से ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल जो था जिसका जवाब मिल चुका है जैसा गृहमंत्री ने बताया। शुक्रिया जनाब। मेरा ये मानना है कि आज जो ये इस तरह इनके मिलिटेंट्स को मारा गया या ये चीज हुई है, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी फेलियर तो था ही था। गवर्नर साहब ने खुद माना कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस है, सिक्योरिटी फेलियर है। मैं ये कहता हूं उसके बाद क्या गवर्नर साहब का या डायरेक्ट सिक्योरिटी जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर, क्या इनमें से किसी ने इस्तीफा दिया? क्या इन्होंने किसी की जिम्मेवारी ली? आज ये 3 मिलिटेंट जो मारे गए हैं, और मिलिटेंट का काम ही है मरना और मारना, ये तो उसी लिए आते हैं। लेकिन वो 26 लोग जिनकी सुहाग गुजरे, जिनकी मांग वो अपनी गोद सुनी हुई है, उसका क्या भरपाई हो पाएगी? मिलिटेंट का तो ठीक है, मिलिटेंट को मारना भी चाहिए, जो देश के खिलाफ है उसका एक्शन भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है अगर ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं होते तो आज ये 26 इनोसेंट जो लोग मारे गए ये मारे नहीं जाते। बिल्कुल। सिक्योरिटी लैप्स आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुई है, आपका कहना ये है कि जी आप बोले। एलजी साहब ने माना है। जी एलजी साहब ने माना। रफीक असद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, ये सवाल हर बार घूम फिर कर सामने आ रहा था कि आखिर वो तीनों आतंकी या चारों आतंकी वो कहां गए, यानी वो तमाम जो संख्या थी वो कहां गए जिन्होंने गोलियां चलाई थी बैसरन में। जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो 3 आतंकी मारे गए हैं श्रीनगर में, वो तीनों के तीनों वही हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में भी उस नापाक हरकत को अंजाम दिया था। ये एक बड़ी खबर है। इस खबर से कितना इत्मीनान मिल सकता है, किस हद तक उन लोगों को सुकून और इत्मीनान मिला होगा जिन्होंने अपने को खोया था? देखिए, ये 26 इनोसेंट लोगों की जान चली गई, और जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी कंसर्न अपना एक्सप्रेस किया। इतना कंसर्न ही नहीं एक्सप्रेस किया, बल्कि इसको बड़े मजबूत तरीके से और बड़े जोरदार अंदाज में इसको कंडेम भी किया। और पहली बार आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में, सारी एस्टेब्लिशमेंट, दुकानें और जितना भी कारोबारी थे सारा का सारा बंद रहा। और पहली बार मैंने देखा है पिछले 30-35 साल में किसी मिलिटेंसी इंसिडेंट पर इस तरह की हड़ताल हुई जिसमें सारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर तरीके से शमूलियत की। और लोगों ने इस कत्ल आम जो हुआ 26-27 लोगों का, और इसको लोगों ने बड़ा इसको महसूस किया। और हर जगह से मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जम्मू कश्मीर में जिसने इसको महसूस नहीं किया और इसको कंडेम भी नहीं किया। तो आज जो आप होम मिनिस्टर साहब ने जो दावा किया कि हमने जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको मार दिया, अगर ऐसा है तो मैं ये समझता हूं कि इंसाफ डिलीवर हुआ है और जस्टिस डिलीवर होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे दोस्त शायद इस पर रिएक्ट करना चाहें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा। देखिए, अगर सिक्योरिटी फेलियर है और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन ये कब तक चलेगा कि मिलिटेंट आए? देखिए, टेररिस्ट का काम यह होता है टेररिज्म क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना, लोगों को डराना, धमकाना, कत्ल करना। अगर ये सिलसिला जारी रहा, वो आते रहेंगे, वो मारते रहेंगे और फिर हम उनको मारते रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो इस पर काम होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर है तो सरकार को उसका ज्ञान लेना चाहिए। सरकार को जो इसमें जो सिक्योरिटी के लिए जो मामूर थे, सिक्योरिटी के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होकर उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाकयात रोके जा सके। और सही फरमाया जो अभी पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि यहाँ पर टूरिज्म की जो इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी फिलहाल होगी, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट टूरिज्म हमारा 0 पर आ गया। तो ये लोगों के पेट पर भी लात मारी उन्होंने। मैं ये तस्लीम करता हूँ, और बार बार आपके डिबेट में मैंने इस पर कई बार भी डिबेट करके मैंने कहा बार बार कि ये कंडेमनेबल एक्ट है और किसी भी सूरत में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में इसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। अगर आज उन मिलिटेंटों को मारा या जो उसमें मुलविस थे, जो टेररिस्ट लोग इसमें मुलविस थे, अगर ये इंसाफ डिलीवर हुआ है तो जाहिर सी बात है जो 26 लोग के जो उनके वारिस हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके अपने, उनको सुकून मिला होगा। कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी सुकून की राहत ली होगी, उन्होंने भी इत्मीनान की एहसास ली होगी। अल्ताफ साहब, इस बात से सभी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए जिन्होंने बैसरन घाटी में गोलियां चलाई थी, जैसा कि वजीर दाखिला ने कहा, अमित शाह गृहमंत्री ने कहा। सवाल यहां पर यह है कि जो रफीक साहब सवाल उठा रहे हैं, आखिर ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? क्या यही कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि मिलिटेंट आएंगे, कुछ ऐसी हरकत करेंगे, फिर कुछ बाद वो मार गिराया जाएगा? देखिए जी,
देखिए विशाल जी, अगर आप देखेंगे 2014 के बाद जैसे परिस्थितियां चेंज हो गई, उड़ी हुआ तो बालाकोट हमने कर दिया, पठानकोट हुआ तो एयर स्ट्राइक हमने कर दी, और आज जो पहलगाम हुआ तो अंदर घुस के, आज पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने जहन्नम के रसीद हमारी फौज ने किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया। और यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि इतने अंदर पाकिस्तान में जाकर उन दहशतगर्द फैक्ट्रियों को तबाह किया, एयर बेसिस को तबाह किया। एक बहुत जबरदस्त सबक मिला है पाकिस्तान को, और हम ये मान के चले कि पाकिस्तान अभी दहाइयों तक ऐसी कोशिश नहीं कर रहा। और आज भी आपने देखा पार्लियामेंट में अभी देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐलान करके कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, और अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ तो उसका एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और उसका मतलब है कि खुली आजादी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। अगर कहीं से कुछ मिलिट्री दहशतगर्दाना अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। और आप ये मान के भी, और मुझे चाहे रफीक साहब हो चाहे दूसरे हमारे पैनलिस्ट हो, इनको भी इस बात से इत्तेफाक हुआ कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, जो उसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, बहुत ज्यादा कम हुई। सारी मैंने मिलिटेंसी वर्ड किया, ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा कम हुई। अब कुछ बच्चे कुछ लोग हैं उनको खत्म करेंगे, लेकिन एक जवाब जो आज पाकिस्तान को मिला, आतंकियों को मिला, आतंक के आकाओं को मिला, उनके हैंडलर्स को मिला। और आप देख रहे हैं कि अजहर मसूद जैसे खूंखार आतंकवादी, सलाहुद्दीन जैसे खूंखार आतंकवादी, हाफिज सईद जैसे खूंखारवादी आज चूहों की तरह बिल में छुपे हुए, आज वो कोई हरकत करने की उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई भी हरकत अगर होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखेंगे सदियों तक। और जहां तक रफीक साहब ने कहा कि कब तक चलेगा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर में अमन भी आया। वो जो एक जमाने में यहां पत्थरबाजी हुआ करती थी, यहां स्टून पेल्टिंग हुआ करती थी, हड़ताल, कैलेंडर, वो सारा तो अब रहा नहीं, वो हिस्ट्री बन गई। वो अब किसी को याद नहीं है कि हड़ताल कैसा होता था और वो बंद की कालें कैसी होती थी। लेकिन थोड़ा सा जो टेररिज्म जो पाकिस्तान यहां भेज रहा है उसको भी खत्म करेगी। और आप देखेंगे 2025 का जो साल है ये आतंक के अंत का साल होगा। राजीव कौल जी, 2025 का साल आतंक के अंत का साल होगा, ये कहना है अल्ताफ ठाकुर का। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं आतंकवाद का अंत हो। 2025 क्यों, जितनी जल्दी हो सके उसी में हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर डिबेट में पहले भी ये कहते थे कि भाई वहां जो है ये कहते हमने आतंकवाद को नस्ते नाबूद कर दिया, हमने आतंकवाद जीरो टॉलरेंस हो गई। लेकिन उसके बाद भी हम कहते थे कि भाई वहां कहीं डर का माहौल है, कहीं ना कहीं सिलेक्टेड किलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन इन्होंने कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया, और इन्होंने हमेशा यही कहा। और आज ये जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में, ये भी इनकी एक लापरवाही का सबूत है। अगर इनको पता था शराब जी, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कीजिए ना। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दीजिए। चिदंबरम साहब को समझाइए, अपनी कांग्रेस को समझाइए, क्लीन चिट देना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी भेज रहा है, आप क्लीन चिट इनको दे रहे हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रही है आपकी कांग्रेस। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला, आप बोल रहे थे, मैं तो सुनता रहा ना आपको। आप भी सुनिए, पेशेंस रखिए, बात पूरी करने दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं जी, तो मसला ये है कि देखिए, इनको तो परेशानी हो जाती है जब हम सच बोलने लगते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितनी सख्ती से इसको कुचला जाए, जितनी सख्ती से इसको दबाया जाए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और वैसे भी मैं आपको कह रहा हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर था, पूरा विपक्ष साथ था, पूरा हिंदुस्तान साथ था, सारे लोग इनके साथ थे। उन्होंने कहा आप चलो। तब ये मतलब सीज फायर की नौबत कहां से आ गई, जब आर्मी के जनरल कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को 48 घंटों में घुटने पे लाया। फिर सीज फायर क्यों हुआ? क्यों नहीं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्यों नहीं बताया गया कि सीज फायर हम करने जा रहे हैं? उसके क्या कारण है? ठीक है, तो सवाल यहां पर यही है, आप ये कह रहे हैं कि और ज्यादा पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, सीज फायर किया क्यों गया? लेकिन बहरहाल ये एक अहम ब्रेक थ्रू है जो आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा एक लक्ष्य था, एक मकसद के तहत हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और उस मकसद के हुसूल तक हमने ये उसको फिलहाल एक पॉज दिया है। तो ये इस पर मैं रफीक राठौर साहब आपके पास आना चाहता हूं। सर मैं एक सेकंड और लूंगा। अगर देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने सीज फायर किया
तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया का, प्रधानमंत्री का बनता, इमीडिएट मीडिया को बुला के सारी सिचुएशन को ब्रीफ करना, वो उन्होंने किया नहीं। चलिए, अब तो पूरे देश ने क्या बल्कि दुनिया ने सुन लिया। अब तो सदन में रक्षा मंत्री ने भी बातें की, गृह मंत्री ने भी बातें की। नेशनल सिक्योरिटी को मीडिया में नहीं लाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी को मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लाया जाता है। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया तो सीज फायर हो गया। अभी आज प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में कह रहे हैं, पापा ट्रंप ने 15 बारी बोल दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है, तो एक बारी तो बोलो ना, बोलो ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसी कोई ट्वीट तो कर दे। देखिए सराफ साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता। अगर ट्रंप साहब सच्चे होते तो एक बारी बात कहते दुनिया उसको यकीन करती, उसको 29 बार क्यों बोलना पड़ा? इसका सीधा सा मतलब वो झूठ है। और ऑन द पार्लियामेंट आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे, उनके डीजीएमओ के गिड़गिड़ाने पर हमने बंद किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मुझे फोन किया। और मैंने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया हम पे हमला करने के, एक ऐसा सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को कि वो याद रखेगा। शायद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई आज की सुनिए, आपकी सारी जो ये क्यूरियोसिटी है दूर हो जाएगी, जो सस्पेंशन आपके अंदर बैठा है ये दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, बोलिए राजीव जी। जी सर, जी बोलिए। अभी वो चुप हो गए। मैं ये कह रहा हूं, मेरे भाई साहब ने बात ठीक ही, इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी जगह ठीक होगा। मैं ये कह रहा हूं एक बारी तो ये ट्वीट करके कह देते हैं ना प्रधानमंत्री जी, ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड खड़ा था, और हमारे साथ कौन कंट्री थी? आज भी पाकिस्तान का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगला प्रेसिडेंट बन गया, और हमारे साथ कितने वोट? उनको 182 वोट पड़े, तो 8 वोट शायद इंडिया को पड़े हैं, या क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं ये अपने फेलियर को नहीं बताएंगे। रफीक आतिफ साहब, सवाल यहां से शुरू है आज इस जो डिबेट का जो मौजू है कि बाइसरन के हमले में जो लोग शामिल थे, गृह मंत्री का कहना है कि वो तमाम लोग मारे गए। ये एक ब्रेक थ्रू है, ये एक बड़ी खबर है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आपने कंसर्न उठाया था उसका जवाब अल्ताफ ठाकुर ने जो दिया, क्या आप उससे सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो जम्मू कश्मीर में आतंक के नाम पर होती थी उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी हो या दूसरी चीजें हों। तो जो सवाल आपका था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे अब क्या होगा, क्या यह सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी या इस पर लगाम लग जाएगा, क्या आप मुतमईन हैं उनके जवाब से? रफीक राथर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किस तरह के हम मुतमिन होंगे, किस तरह का जवाब मिला। आप मुझे बताइए, 2019 के बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद इनका दावा यह है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है। अब देखिए, मैं आप बाइसरन की मिसाल लीजिए, वहां पर जेड मोड में वो मेरे ख्याल में 1 या 2 महीने पहले एक सान्या हो गया, 5-6 लोग, जो वहां पर एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था और भी कुछ मजदूर, उनको मार दिया। आप देखिए कुठवा में क्या हुआ, आपने देखिए रजौरी, पुंछ और बॉर्डर एरिया में, और आप देखिए 2019 के बाद बड़े बड़े जो टेररिज्म के वाकयात हुए और बड़े बड़े हमले हुए, उसमें काफी फौजी नुकसान भी हुआ, हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट है, किस तरह की इंप्रूवमेंट है आप मुझे बताइए। अल्ताफ जी जवाब दीजिए। ठहरे, मुझे कंप्लीट करें दे प्लीज। अच्छा, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आंकड़ों पर देखिए, मुंह में जाग लाना, गुस्से से बात करना, चिल्ला कर बात करना, माथे पर रिंकल्स लाना, इस तरह से सच्चाइयों को बदला नहीं जा सकता, ना ही झूठ को आप सच साबित कर सकते हैं। हकीकत यह है कि इश्यूज हैं, मामलात हैं, टेररिज्म है, मिलिटेंसी के वाकयात होते हैं और बड़े बड़े वाकयात होते हैं। उन पर काबू पाने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? अगर सिर्फ आप इस धोखे में कौम को रखना चाहते हैं कि हम वो करेंगे, फिर ये करेंगे, वो हमला करेंगे, हम उनको अंदर जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर वो करेंगे, इस तरह से मामलात दुरुस्त नहीं होते। हाँ, हकीकत यह है कि जो अभी हमारे कांग्रेस के दोस्त ने भी बात की, हकीकत यह है कि आप इंटरनेशनल फोरम पर आइसोलेट हो गए। आपको पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ जिस तरह का हम एक्सपेक्ट करें, जिस तरह मुल्क एक्सपेक्ट कर रही थी सपोर्ट, वो सपोर्ट इंटरनेशनली आपको नहीं मिला, आप उसके गवाह हैं। अगर आप इस वक्त चिल्ला कर कहेंगे नहीं जी आप गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा होगा जो आपके साथ खड़ा रहा। तो इसमें आप अल्ताफ ठाकुर साहब, सवाल वही है कि आगे क्या होगा, क्या इस पे और ज्यादा डिक्लाइन आएगा, जैसा कि आज खुद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इस पे काफी गिरावट आई है ऐसे इंसिडेंट में, क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है? चूंकि उन्होंने ये भी कहा, वजीर आजम ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।
विशाल साहब दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा। जी। पाकिस्तान के साथ दो मुल्क खड़े रहे, एक चाइना और एक तुर्की। 193 मुल्कों में खाली दो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। फ्रांस, जर्मनी, जितने भी कंट्रीज है, जितने भी पावर्स है, हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, उन्होंने कंडम भी किया। और जहां तक रफीक राशिद साहब बात करें, रफीक राशिद साहब, दहशतगर्दी को हम यहाँ पनपने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं है। हमने पत्थरबाजी बंद की। आज कोई गिलानी की कॉल नहीं आ रही, यासीन मलिक की कॉल नहीं आ रही है, आज आसिया अंद्राबी की कॉल नहीं आ रही। और जो इशारा आप कर रहे हैं वो बातचीत हम कभी नहीं करेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बहा सकता। हमने ट्रेड बंद किया, हमने पानी बंद किया, हमने अंदर घुस के मारा। हम पाकिस्तान ने हरकत की, सांसें बंद करेंगे पाकिस्तान की। आप जो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि मसला कैसे हल होगा, हम जानते हैं। और अमन का रास्ता जो जाता है वो पावर से जाता है, ठीक है, सख्ती से अमन जाता का रास्ता है। पावर से जाता है। हिंदुस्तान ने करेंगे, सख्ती लेकिन दिखाई है और जम्मू कश्मीर में वज़ीर अमन आज़म ने साफ तौर से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान अगर फिर कोई ऐसा जो साहस करेगा जैसा अप्रैल में हुआ था तो फिर उसे उससे भी ज्यादा सख्ती से जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपनी बात रखने के लिए, और अपने हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको शुक्रिया। आप बने रहने के साथ हमें दें इजाजत।